नमस्कार। रैंक वे स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी इस खूबसूरत सी पृथ्वी ने हमें कई सारे अनमोल तोहफे दिए, पर मानवों के कुछ अनुचित कार्यों की वजह से पृथ्वी को और वायुमंडल को कई सारे नुकसान भी सहन करने पड़े हैं। 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, जिसमें तय किया गया कि सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एचसीएफसी यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर रोक लगाई जाए। आखिर ये समझौता क्यों हुआ और क्यों सीएफसी और एचसीएफसी पर रोक लगाई गई? क्या ये वायुमंडल के नुकसानदायक था? तो चलिए आज हम इससे पर्दा उठाते हैं। दरअसल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित था। लगभग 4.2 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, क्योंकि तब ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। लेकिन जब महासागरों में साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल विकसित हुए, तो इन साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल उपस्थित होता था। क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हुई। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पानी के अपघटन से हुई और ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ। ऑक्सीजन का पहली बार बनना एक ऐतिहासिक घटना थी और इसी घटना को बोला जाता है महान ऑक्सीजन घटना। तो जब ऑक्सीजन का बनना शुरू हुआ, एक लंबे समय तक ऑक्सीजन बनी रही और वायुमंडल, जलमंडल, चट्टानों में हर जगह ऑक्सीजन धीरे धीरे पहुंच गई। और जब वायुमंडल में समताप मंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की क्रिया सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हुई और पृथ्वी की सुरक्षा ढाल कही जाने वाली ओजोन परत का निर्माण शुरू हुआ। लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले ये ओजोन कवच स्थिर और मजबूत बनना शुरू हुआ और लगभग 50 से 60 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन संभव होने लगा। और ये जीवन संभव हुआ ऑक्सीजन और ओजोन के कारण। तब कोई नहीं जानता था कि ओजोन क्या है, लेकिन लगभग 200 वर्ष पहले लोगों ने इस ओजोन के महत्व को समझा, या यूं कहिए 200 वर्ष पहले ओजोन अस्तित्व में आया। ओजोन को अस्तित्व में लाने के लिए कई वैज्ञानिकों का योगदान शामिल रहा। बात करते हैं 1840 की, जब एक जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक शानबीन अपनी प्रयोगशाला में विद्युत अपघटन कर रहे थे। जब वह पानी में बिजली प्रवाहित कर रहे थे, तब उन्हें एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई, जो कि बहुत तीखी थी। उन्होंने यह सोचा कि क्या ये कोई गैस है जो स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डाल रही है। इन्होंने इस गैस का नाम ओजोन रख दिया। दरअसल ओजोन ग्रीक भाषा के शब्द ओजीन से लिया गया है। ओजीन का अर्थ होता है गंध। इस ओजोन की गंध ऑक्सीजन से अलग थी। ओजोन की गंध ठीक वैसे ही थी जैसे किसी तार के स्पार्किंग के बाद आने वाली गंध। ओजोन पहचानने के लिए फ्रेडरिक शानवी ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने इस बार पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च पेपर को ओजोन के संपर्क में लाए। नतीजा ये हुआ कि स्टार्च पेपर नीला और काला हो गया। आज भी यह स्टार्च पेपर का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। ओजोन का पता लगाने और नामकरण करने के बाद बात आती है ओजोन परत की। हालांकि शानवीन महोदय को अभी तक ओजोन की इम्पोर्टेंस के बारे में पता नहीं था, लेकिन वर्ष 1913 में फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स फेवरी और हेनरी बुसान ने सिद्ध किया कि वायुमंडल में ओजोन की एक परत मौजूद है। इसके लिए उन्होंने एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट यानी कि पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोग किया। उन्होंने सूर्य के प्रकाश को स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर से गुजारा और देखा कि सूर्य की कुछ यूवी किरणें स्पेक्ट्रोमीटर से नहीं गुजर रही हैं। निष्कर्ष ये निकाला गया
कि वायुमंडल में कोई न कोई ऐसी परत या ढाल है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को आर पार होने से रोक रही है, और ये ढाल है ओजोन की ढाल। पर ओजोन की ढाल या परत वायुमंडल में कहाँ है, इसका पता अभी भी इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने लगाया और सिद्ध किया कि पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में यह ओजोन परत पाई जाती है, जो कि जीवन की रक्षा कर रही है। तो ओजोन की कहानी अभी यही खत्म नहीं होती है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित समताप मंडलीय ओजोन परत और पृथ्वी पर मौजूद ओजोन बनती कैसे है। बात है 1930 की, जब ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक सिडनी चॉपमैन ने ओजोन निर्माण की पूरी प्रक्रिया को सिद्ध किया और सामने लाई। इस ओजोन निर्माण प्रक्रिया का नाम ओजोन साइकिल रखा गया, सॉरी, चापमैन साइकिल रखा गया। चापमैन महोदय ने बताया कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें वायुमंडलीय ऑक्सीजन परमाणु पर पड़ती हैं, तो उनके बीच एक रिएक्शन होती है जिससे ऑक्सीजन दोनों अणु अलग अलग हो जाते हैं। फिर प्रत्येक मुक्त अणु ऑक्सीजन के परमाणु के साथ जुड़ता है और ओजोन अणु बनता है। फिर से यही प्रक्रिया होती है और बार बार होती है। यह ओजोन का पुनः निर्माण ऑक्सीजन से ही होता है। इस चापमैन साइकिल को ऑक्सीजन ओजोन चक्र भी कहा जाता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों और ऑक्सीजन की रिएक्शन को ही कहा जाता है फोटो डिसोसिएशन या फोटोलिसिस, जिसमें फोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि प्रकाश। ओजोन की अधिक जानकारी पाने के लिए, जैसे ओजोन परत की मोटाई, घनत्व जानने के लिए एक यंत्र बनाया गया जिसे ब्रिटेन के वैज्ञानिक गॉर्डन मिलर बॉर्न डॉब्सन ने बनाया, और उन्हीं के नाम पर इस यंत्र का नाम डॉब्सन स्पेक्ट्रोमीटर रखा गया। तथा ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉब्सन यूनिट बनाई गई। एक डॉब्सन यूनिट बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर के। अब यह एक नया कदम ओजोन से संबंधित रखा गया। वो कदम था निम्बस सैटेलाइट को लॉन्च करना। कुल 7 निम्बस सैटेलाइट लॉन्च की गई, जिसमें पहली लॉन्च हुई वर्ष 1964 में और अंतिम यानी कि 7वीं लॉन्च हुई 1978 में। निम्बस सैटेलाइट को अमेरिका की संस्था नासा ने लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था वायुमंडल में क्लाइमेट परिवर्तन और ओजोन परत के बारे में जानकारी और आंकड़े को इकट्ठा करना। 1978 में निम्बस श्रृंखला का 7वां सैटेलाइट महत्वपूर्ण साबित हुआ। निम्बस 7 ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए, लेकिन इन आंकड़ों से पहले ब्रिटेन के वैज्ञानिक जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में ओजोन छिद्र की खोज की। इस खोज में उन्होंने डॉब्सन स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया। उन्होंने दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिका में प्रयोग किया। उन्होंने ओजोन परत की मोटाई अंटार्कटिका क्षेत्र में पहले की अपेक्षा कम पाई। फॉरमन महोदय ने कई बार प्रयोग किया, पर हर बार ओजोन परत की मोटाई कम होती दिखी। जोसेफ फॉरमन ने इस बात को नासा के वैज्ञानिकों को बताया। जब नासा ने निम्बस 7 के आंकड़ों का अवलोकन किया तो चौंक गए। आंकड़ों के अनुसार अंटार्कटिका क्षेत्र में वास्तव में ओजोन परत की मोटाई कई वर्षों के आंकड़ों से तुलना करने पर कम पाई गई। निम्बस 7 के आंकड़ों के अनुसार सितंबर-अक्टूबर में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है। ओजोन की मात्रा अचानक बहुत कम हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार इसका कारण CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया गया। ओजोन परत की मोटाई कम होने के कारण ओजोन छिद्र का नाम दिया गया।
इन महत्वपूर्ण आंकड़ों के बाद 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य था सीएफसी और एचसीएफसी उत्सर्जन पर रोक लगाना। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल में ये मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। तो ये थी ओजोन की कहानी। अब बात करते हैं, क्या पृथ्वी पर मौजूद ओजोन या मानव निर्मित ओजोन और समताप मंडलीय ओजोन परत अलग अलग है? तो सही जवाब है हाँ। पृथ्वी पर मौजूद ओजोन से वायु प्रदूषण होता है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जैसे चेस्ट में दर्द होना, सांस न ले पाना, चक्कर आना। इसके अलावा और भी कई सारे दुष्प्रभाव होते हैं। जबकि समताप मंडल में मौजूद ओजोन पृथ्वी की सुरक्षा ढाल कही जाती है, जीवन की सुरक्षा ढाल कही जाती है। अब बात करते हैं कि एग्जाम पर्पज से क्या ओजोन टॉपिक महत्वपूर्ण है? हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आइए एग्जाम से संबंधित ओजोन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा और ना ही कभी आया है। तो शुरुआत करते हैं ओजोन की डेफिनेशन या परिभाषा से। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है जिसका फॉर्मूला है O3। ऑक्सीजन के 3 अणुओं का संयुक्त रूप है, जिसका आणविक भार है 48 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। और ओजोन की जो प्राप्ति स्थान है, समताप मंडल में पाई जाती है और वायुमंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में जो पाई जाने वाली ओजोन है, उसको पृथ्वी की सुरक्षा ढाल कहा जाता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन वायु प्रदूषक होती है, जो कि जीवन को सीधा तौर पे नुकसान पहुंचाती है। ओजोन के कुछ और भी नाम हैं, जैसे पृथ्वी की सुरक्षा ढाल, पराबैंगनी अवशोषक गैस, नीली ऑक्सीजन, त्रि ऑक्सीजन। अब बात करते हैं ओजोन खोज के तथ्यों की। तो ओजोन की खोज या ओजोन गैस की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक शानबीन ने की थी। कब की थी? 1840 में की थी। और कैसे की थी? सूंघ कर की थी। ओजोन परत की खोज किसने की थी? चार्ल्स फेवरी और हेनरी बुसान ने की थी। 1913 में की थी। और ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? जोसेफ फॉरमन ने की थी, या शॉर्ट में कहिए जो फॉरमन ने की थी। ये की थी 1985 में। अब बात करते हैं ओजोन परत पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन परत है। अब बात करते हैं ओजोन परत के कुछ आंकड़ों की। ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। और स्पेक्ट्रोमीटर से जो मापते हैं ओजोन परत की मोटाई, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है डाप्सन। और ये डाप्सन अमेरिकी वैज्ञानिक थी, जिनके नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया। ओजोन परत की जो औसत मोटाई मानी जाती है, वो 300 DU मानी जाती है। और 1 DU का मान होता है 0.01 मिलीमीटर। ओजोन छिद्र कब माना जाता है? जब 220 DU से नीचे परत की मोटाई हो, यानी कि पतली परत हो जाए। ओजोन परत निगरानी उपग्रह कौन सा है? निम्बस 7 है। निम्बस के 7 संस्करण लॉन्च किए गए थे, जिसमें से निम्बस 7 ने महत्वपूर्ण आंकड़े जो है ना प्रदर्शित किए थे। ओजोन परत की निर्भरता है, यानी कि ओजोन परत किस पर निर्भर करती है? तो ओजोन परत निर्भर करती है मौसम पर, भौगोलिक अक्षांशों पर करती है, ऋतु पर करती है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों पर करती है, तापमान पर करती है, वायुमंडलीय परिसंचरण पर करती है, सीएफसी जैसे प्रदूषकों पर करती है। अब बात करते हैं ओजोन छिद्र की। तो सबसे पहले ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया? दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया गया, और इसी को बोला जाता है ध्रुवीय क्षेत्र पाया गया। यानी कि कहा जाए कि सबसे पतली परत का क्षेत्र क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र है। सबसे मोटी परत कहाँ पे है? भूमध्य रेखा पर है, यानी कि विषुवत रेखा पर है। अब बात करते हैं ओजोन छिद्र के जो दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। ओजोन छिद्र से क्या हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन हो सकता है, जिससे कि डीएनए में बदलाव आ सकता है। ध्यान दीजिए, अल्ट्रावायलेट सी
सबसे अधिक हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। स्किन कैंसर भी हो सकता है, मोतियाबिंद भी हो सकता है, जलीय जीवों यानी कि प्लवकों की मृत्यु भी हो सकती है, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाती है। पर्यावरणीय खतरों के रूप में देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण घटता है, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं ओजोन छिद्र के कारण क्या है। तो ओजोन छिद्र के जो कारण जो है वो मानवीय कारण है, यानी कि मानवों के द्वारा उत्पन्न की हुई कुछ गैसें हैं जो कि कारण है। तो ये जो रासायनिक पदार्थ हैं, इन रासायनिक पदार्थों को बोला जाता है ओजोन क्षयकारी पदार्थ या ओजोन रिक्तिकारक पदार्थ। चलिए इसको हम समझते हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम घटते क्रम में देखते हैं। पहले नंबर पर आता है हेलेंस। हेलेंस जो है सबसे अधिक हानिकारक होता है, और हेलेंस का प्रयोग जो है ना अग्निशमन में करते हैं, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। और हेलेंस में क्या मिला होता है, ब्रोमीन मिला हुआ होता है। इसके बाद आता है सीएफसी यानी कि फ्रियोन। ये जो है फ्रिज हुआ, एसी हुआ, सौंदर्य प्रसाधन हुआ, एरोसेल स्प्रे हुआ, इसमें ये पाया जाता है। उसके बाद आता है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। और सबसे लास्ट में आता है मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि CH3Br। ये तो हमारे ओजोन छिद्र के कारण से संबंधित रासायनिक पदार्थ है जो कि घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है घटते क्रम में ओजोन छिद्र के कारणों या ओजोन क्षयकारी पदार्थों को लिखिए, या इनमें से कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, तो आपको सही जवाब लिखना है। अब बात करते हैं ओजोन मैत्री कारक पदार्थ कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओजोन मैत्री कारक पदार्थ यानी कि ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस कौन सा है, तो HCFC यानी कि हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स है। इसमें देखिए, इसमें क्लोरो शब्द नहीं, इसमें फ्लोरो शब्द है, इसलिए ये जो है ना ओजोन मैत्रिकालक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो ये था हमारा ओजोन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर एग्जाम में आता है। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमको कमेंट कीजिए, हम आपको इसका जो है PDF प्रदान कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।